हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग मैटर और उसके क्लासिफिकेशन यानी पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में हमने बात किया था, और उसमें हमने पदार्थ का भौतिक, रासायनिक और जैविक वर्गीकरण किया था, और शॉर्ट वे में थोड़ा थोड़ा केवल इंट्रोडक्शन हमने दिया था। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता क्या है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस लॉकडाउन के कंडीशन में उनका 11th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको बता देते हैं कि ये जो हम लोग तरीका देखेंगे पढ़ने का, ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल का होगा, क्योंकि 11th क्लास की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोग अगर ज़ीरो लेवल से नहीं पढ़े तो फिर आने वाले जो कंटेंट होंगे, जो टॉपिक होंगे, उनमें आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, जो हमने हेडिंग लिखा है, ये पदार्थ का जब भौतिक वर्गीकरण किया जाता है तो ये 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी। इसमें हम लोग अभी 3 टाइप, मतलब ठोस, द्रव और गैस के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा और बीसी जस्ट इसके बाद पढ़ते हैं। तो हमने पहले यहाँ लिख रखा है कि पदार्थ के जो मुख्यतः जो कण होते हैं ये ठोस, द्रव, गैस होते हैं। प्लाज्मा और बीसी भी होते हैं, तो अभी इसके बाद पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है तथा 2 अणुओं के बीच का अंतराणविक आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है, मतलब इनके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। अंतराणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं? 2 अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हम लोग अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो जरा देखिएगा, ये जो ठोस होते हैं इनके अंतराणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, इसलिए इनके जो अणु होते हैं ये बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटे होते हैं। वही द्रव की बात करें तो इनके कण ठोस के मुकाबले थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में काफी दूर दूर होते हैं। अब देखिए, ठोस के कण एक दूसरे से काफी पास पास सटे होते हैं, इसलिए इनका अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। इनके थोड़े दूर दूर होते हैं तो अंतराणविक आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है, और इनके कण काफी दूर दूर होते हैं तो अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। रही बात कि भाई अंतराणविक आकर्षण बल अगर ज्यादा है तो क्या आकार और आयतन में कोई परिवर्तन होगा? तो बिल्कुल होगा। अंतराणविक आकर्षण बल अगर ज्यादा होता है तो आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वहीं जब अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है तो आकार, तो मतलब ये आकार अनिश्चित होते हैं, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं, नियत होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और उस पानी को आपने बाल्टी में रखा और उसी पानी को आपने किसी बर्तन में रखा, तो जिस बाल्टी में या बर्तन में रखेंगे तो वह पानी उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन दोनों का जो वॉल्यूम यानी जो आयतन था वह कितना था? केवल 1 लीटर। मतलब आयतन तो 1 ही लीटर है, लेकिन आकार दोनों में, बाल्टी में और बर्तन में, दोनों में अलग अलग हो गए। तो इसलिए आकार निश्चित लेकिन आयतन, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। वहीं गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं, तो कभी इस डायरेक्शन में जाते हैं, कभी इस डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काफी अलग अलग वितरित होते रहते हैं। तो इसलिए गैस के कणों का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। जैसे ये जो रूम है, इस रूम में अगर गैस के कण को देखा जाए तो कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं। इस रूम में गैस के कण थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं और आपके रूम में थोड़ा कम भी हो सकता है। तो आयतन दोनों के डिफरेंट हो गए, अलग अलग, मतलब अनिश्चित हो गए।
अब आकार की बात करते हैं तो आपके रूम में हो सकता है कि पूरब से पश्चिम जाए और मेरे रूम में पश्चिम से पूरब जाए, तो क्या आकार सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आकार आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। रही बात क्या संपीड्य होते हैं? ठोस पदार्थ संपीड्य नहीं होते, यानी इनकी संपीड्यता सबसे कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए हमने लिखा है कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीड्यता काफी कम होती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो संपीड्य होते हैं, जैसे स्पंज, स्पेंच, रुई। इनके कणों के बीच का अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा, मतलब अंतराणविक आकर्षण बल नहीं कह सकते, अंतराणविक जो पदार्थ हैं ये थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच थोड़ा गैप होता है। जब गैप होता है तो हम जैसे प्रेशर लगाते हैं तो वो संपीड्य हो जाते हैं। किसी पदार्थ को दबाने की क्षमता को संपीड्यता कहते हैं, और जो पदार्थ दब जाता है उसको हम लोग संपीड्य पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, द्रव जो होते हैं ये इनकी संपीड्यता ठोस से ज्यादा होती है। मतलब अगर हम लोहा के एक सीट लें, लोहा का सीट लें, फिर पानी का एक छोटा पाउच लें, तो पानी के पाउच को हम दबा सकते हैं लेकिन लोहा के सीट को नहीं दबा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी संपीड्यता ठोस से ज्यादा होती है। रही बात गैस की, तो बैलून आपने देखा होगा, बैलून में गैस भरा होता है, उसको दबाते हैं दब जाता है, काफी आसानी से दबता है। तो गैस के कणों की संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें पांचवा पॉइंट, क्या इनका घनत्व, यानी ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है ये उच्च होता है, मतलब हाई होता है, उच्च होता है। वही अगर बात करें कि क्या द्रव पदार्थ का भी घनत्व उच्च होता है, तो द्रव का घनत्व जो होता है ये ठोस से थोड़ा कम होता है, ठोस से कम होता है। क्यों? जरा देखिएगा, एक छोटे से बर्तन में अगर हम लोग, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। एक छोटे से बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मिट्टी के कण, बहुत सारे बालू के कण को रख सकते हैं, तो छोटा सा बर्तन क्या होता है? भारी लगने लगता है। इसका मतलब क्या है कि छोटे से आयतन में द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं तो एक बड़े से आयतन वाले बर्तन में हम लोग थोड़ा सा ही क्या करते हैं, द्रव्यमान वाला द्रव पदार्थ रख पाते हैं। जैसे जितना एक छोटे से बर्तन को ले आप, उसमें बालू रखें, मतलब ठोस पदार्थ का कोई कण रखें, और अब पानी रखें, दोनों को उठाएं, कौन भारी लगेगा? जो भारी लगेगा उसका घनत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि कणों की संख्या उसमें ज्यादा है। अंतराणविक आकर्षण बल के द्वारा कण एक दूसरे से बंधे होते हैं और पास पास होते हैं, तो इसलिए उनका जो द्रव्यमान होता है ज्यादा होता है, आयतन जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, तो घनत्व ज्यादा होता है। वही बात करें अगर हम गैस की, तो गैस का जो घनत्व होता है ये सबसे कम होता है, सबसे, ये द्रव्यमान बटा आयतन अगर लिखें तो ये सबसे कम, मतलब ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव का ठोस से कम, और गैस का ठोस और द्रव से, ठोस और द्रव से दोनों से सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बात क्लियर हुई? अब देखिए, ये रही बात आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, ये 5 हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है। लेकिन उससे पहले, जितने ठोस होते हैं ये हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, और रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब दृढ़, आप इसको चाह कर भी अपने हाथों से तोड़ नहीं सकते, है ना। दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर हार्ड दिखे तो समझिए ठोस है। ये जो होते हैं इनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। ये फ्लूइड, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको फ्लूइड यानी हम लोग तरल कहते हैं। गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड यानी तरल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल कहते हैं।
यानी कि द्रव और गैस को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, फ्लूइड यानी तरल कहते हैं, क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। अब देखिए 7वां पॉइंट है हमारा कि, और ये नोट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, नोट पॉइंट। आप इसको नोट करके लिखिएगा कि जो हीरा होता है, डायमंड, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। अब हम बात करते हैं द्रव की, तो इसमें भी एक नोट लिखिएगा कि वाटर को, वाटर मतलब पानी, जल को किंग ऑफ, क्या, किंग ऑफ लिक्विड कहते हैं, किंग ऑफ लिक्विड कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिक्विड है। वहीं अगर हम बात करें एक और नोट की, तो आप लिखिएगा कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड मतलब द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड कहते हैं। द्रवों का सोना मतलब द्रव सोना किसको कहते हैं, तो पेट्रोल को कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा बिकता है, द्रव में थोड़ा महंगा बिकता है। उसी तरीके से अगर हम गैस की बात करें तो यहां भी एक नोट लिखिएगा कि लिक्विड यानी जैसे जल हो गया, लिक्विड के गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट यानी द्रव अवस्था को हम लोग वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर यानी वाष्प कहते हैं। द्रव के गैसीय अवस्था को, द्रव के गैसीय अवस्था को हम लोग वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। जैसे हम लोग द्रव यानी पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर वह जैसे ही उबलना शुरू करता है तो उबलने के बाद वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देता है। जब उड़ना शुरू कर देता है तो गैस ही उड़ते हैं, तो इसलिए गैस के कण बन करके उड़ना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए, जिसमें हम लोग पूरा फुल डिस्कस हमने किया था। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग प्लाज्मा और बीसी के बारे में बात करते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस का डिस्कशन करने के बाद हम लोग ट्रिपल पॉइंट देखते हैं। ट्रिपल पॉइंट आखिर है क्या, आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट जिसको हम लोग हिंदी में त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु भी कहते हैं। अब देखिएगा ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग सॉलिड यानी ठोस को गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, तो ये लिक्विड में चेंज होता है। वहीं अगर लिक्विड को और गर्म करें तो गर्म करने के बाद ये गैस में चेंज हो जाता है। बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग गैस को ठंडा करें तो ठंडा का साइन अगर हम लोग ऐसे दें तो ये भी सही है। फिर उसी तरीके से गैस को ठंडा करें तो लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड को अगर हम ठंडा करें तो ये सॉलिड में बदलता है। तो ये कितने पदार्थ हैं, 3 पदार्थ हैं, और इसलिए ये तीनों पदार्थ एक दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग त्रिक कहते हैं, और ये 3 बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु, 3 बिंदु पर हो सकते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देखिए सॉलिड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में जब जाता है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग यानी गलन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। वहीं अगर लिक्विड को हम लोग गैस में बदल देते हैं, मतलब द्रव को गर्म करके गैस में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम गैस को ठंडा करके
और अगर लिक्विड में हम बदल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमना। मतलब कोई पदार्थ अगर लिक्विड है, ठोस में बदल गया तो वह जम गया। तो ये आपके ट्रिपल पॉइंट हो गए। इसी तरीके से अगर गैस के पार्टिकल्स को, हम चौथा पॉइंट आपको बताते हैं, गैस के पार्टिकल्स को अगर थोड़ा और टेम्परेचर दें, थोड़ा सा और टेम्परेचर दें तो ये प्लाज्मा में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग फोर्थ पॉइंट भी कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। क्या होता है, पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, चौथा अवस्था, पदार्थ का कौन सा अवस्था, चौथा अवस्था होता है। ये जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण होता है। ये काफी उच्च ताप पर पाया जाता है। कैसे, उच्च ताप पर पाया जाता है। इसी कारण सूर्यकमत तारे और जितने फ्लोरोसेंट ट्यूब हैं वो सब के सब जलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, जलते हुए प्रतीत होते हैं, जलते हुए प्रतीत होते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखिए, जो प्लाज्मा है इसको सबसे पहले 1879 में इरविन लैंगम्योर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इसको उन्होंने रेडिएंट मैटर, मतलब कि ऐसे हम लोग विकिरण कह सकते हैं, मतलब विकिरण पदार्थ कह सकते हैं। रेडिएंट मैटर उन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा था। लेकिन सन 1925 में एक इंसान थे जिनका नाम था रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रूक उनका नाम था। उन्होंने एक ब्रूक्स ट्यूब का निर्माण किया, एक ऐसे ब्रूक्स ट्यूब का निर्माण किया और फिर उसमें दो तार जोड़ करके और इसमें एक अक्रिय गैस भर करके और विद्युत धारा, इधर विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू किया। तो उसमें से पाई, फिर लैम्डा, फिर अल्फा, फिर सिग्मा और फिर म्यू और फिर अल्फा कण निकलना शुरू हो गया। तो हुआ ये कि अब जब उन्होंने देखा कि ये कण निकल रहे हैं तो उसके नाम पर, इसके पहले लेटर के नाम पर ये पाई है तो पी, ये लैम्डा है तो एल, ये अल्फा है तो ए, और फिर ये सिग्मा है तो एस, म्यू है तो एम और ये अल्फा है तो ए। इन्होंने इसका पहला लेटर इस्तेमाल किया और इस तरीके से इसका नाम उन्होंने प्लाज्मा रख दिया। क्या रखा, प्लाज्मा रख दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा का फुल डिटेल नॉलेज है। अब हम बात करते हैं बीईसी के बारे में। किसके, बीईसी, जिसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेट कहते हैं। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सी अवस्था, पांचवी अवस्था है। और इसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया। इस बीईसी को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि गैस के कणों को काफी लो डेंसिटी पर, मतलब गैस का लो डेंसिटी मतलब काफी कम घनत्व पर, कम घनत्व वाली
कम घनत्व पर जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो BeC का एक कण प्राप्त होता है, BeC का एक कण प्राप्त होता है। जब एक कण प्राप्त होता है तो ये काफी कम तापमान पर प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब देखिए, ये रहे आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और ये टोटल फुल डिटेल आपके पास नॉलेज है। इसका अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका केमिस्ट्री स्टार्ट हो सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।